students, welcome back in our chapter agriculture. And beta, we have cultivated sugarcane, tea and coffee. So today next, ठीक है ना, we are going to start our next topic horticulture crops, जिन्हें हम कहते हैं बेटा बागवानी। फसलें मतलब बाग लगाना है हमें, ठीक है। बागवानी फसलों की हम बात करेंगे। बागवानी में आपके आगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कल्टीवेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर से बेटे ये भी ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर हो गया कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है ना, या एक ऐसे साइंस या आर्ट, ठीक है ना, ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो आपका हॉर्टिकल्चर क्या हो गया यहाँ पर, आपका कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है ना, इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर हम जो ले रहे हैं फ्रूट्स, फल और वेजिटेबल्स, तो बेटे हम इनकी ही बात करेंगे। सो मतलब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स का आनंद लेना है, लगाने के साथ साथ आप अनुभव भी करिए। देखिए फर्स्ट हम मैंगोज की अगर बात करते हैं तो बेटा मैंगोज, ठीक है ना, आर ग्रोन इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। मतलब ये वेल नोन एरियाज हैं जो इनके लिए अच्छी तरह जाने जाते हैं। बल्कि हॉर्टिकल्चर अगर हम देखें बेटा तो इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। आपका दूसरे नंबर का बहुत बड़ा उत्पादक था 2008 में, और वो भी किसके बाद, चाइना के बाद, चीन के बाद दूसरे स्थान पर रखता था। और हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो आप ये कह सकते हो कि ट्रॉपिकल भी एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स दोनों तरह के लगाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वाले मतलब गर्म क्षेत्रों वाले भी, और बेटा आपके टेम्परेट मतलब शीत जो क्षेत्र उनके फ्रूट्स भी कल्टिवेट किए जाते हैं, वो भी लगाए जाते हैं, ठीक है। देखिए तो फिर हम बात कर रहे थे, मतलब हम प्रोड्यूसर हैं सब में, तो मैंगोज हो गए बेटा महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ऑरेंजेस आर फेमस फॉर नागपुर। नागपुर कहाँ है बेटा, हमने किया था ना कांग्रेस सेशन में, तो आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। नागपुर और चेरापूंजी ये मेघालय में है। चेरापूंजी और मौसिनराम आपने अच्छी तरह पढ़े होंगे ना, उसके लिए रेनफॉल के लिए, वर्षा के लिए ना, दिस इज मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए लीची एंड गोयावा आर फेमस फॉर उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। एप्पल सेब होगी, पियर्स आपके अंजीर होगी, एप्रिकॉट्स खुमानी होगी, वालनट्स अखरोट हो गए, ठीक है ना। ये कहाँ के, जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के, मतलब शीत क्षेत्र है, तो शीत क्षेत्र के अंदर ये आपके लगाए जाते हैं, ठीक। फिर बनानास है वो बेटा केरला के, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ठीक है ना। दीज एरियाज या फिर यू कैन से दीज स्टेट्स आर फेमस फॉर दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स। इन फलों के लिए बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं, ठीक। अब अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल जो हैं उनमें भी इंडिया जो मेन प्रोड्यूसर है, अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। मतलब आपके ये कह लो मटर का, ठीक है ना, आपके बंद गोभी का, या आपके प्याज का, या आपके जो फूल गोभी उसका भी, या टमाटर का है, बैंगन का, या फिर आलू का, उनका भी आपका मुख्य उत्पादक है भारत। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, उसका मेन प्रोड्यूसर भी हो गया, और आपने सबका आनंद भी ले लिया। वी शैल डिस्कस अबाउट नॉन फूड क्रॉप्स। अब हम जो बात करेंगे वो किसकी, अखाद्य फसलों की। अखाद्य कौन सी होगी बेटा, जिन्हें खाया नहीं जाता ना, खाने से संबंधित नहीं है। फूड क्रॉप्स की बात की थी, फिर हमने फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन की बात की थी, शुगर केन टी, कॉफ़ी, या आपके हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना, उससे संबंधित। अब हम बात करने हैं किसकी, नॉन फूड क्रॉप्स की। तो इसमें हम फर्स्ट, ठीक है ना, दैट वी आर टेकिंग फर्स्ट रबर। हम जो पहला ले रहे हैं वो आपका रबर ले रहे हैं। ये बेटा एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर लगाया जाता है, परंतु कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस के अंदर इसको ट्रॉपिकल में या सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी प्रोड्यूस किया जाता है, एंड सब ट्रॉपिकल, ठीक है ना। मतलब आपके उष्ण या फिर आपके जो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ठीक है ना, इनके अंदर भी इसको स्पेशल कंडीशंस के अंदर इन क्षेत्रों में भी इसको लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी क्लाइमेट कंडीशंस या ग्रोइंग कंडीशंस जिनकी हम बात करें, उपज की जो दशाएं हैं उगाने की, तो फर्स्ट देखिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है ना, आर्द्र जलवायु है उसकी जरूरत होती है, उसके साथ में, ठीक है ना, मोर देन द रेनफॉल रिक्वायर्ड 200 सेंटीमीटर, मतलब जिसके अंदर आर्द्रता हो, आर्द्रता की, क्योंकि हम ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ में क्या बारिश जो होगा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एरिया, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए, और अगर नहीं होगी तो आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एंड द टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, ठीक है ना, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, ठीक है, और आपको ये क्लाइमेट कंडीशन चाहिए,
इन क्षेत्रों के अंदर आपका रबर जो है वो ग्रो या फिर लगाया जाता है। अब हमें देखना है कि इंडिया में कौन कौन से एरियाज हैं, ठीक है ना, जिन क्षेत्रों के अंदर ये मतलब ग्रो किया जाता है या इसका उत्पादन किया जाता है। आपका ये एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। रबर जो है इसको उद्योगों में प्रयोग किया जाता है और बेटा सबसे ज़्यादा उपयोग जो इसको है वो आपकी कौन से ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज हैं वो यूज़ करती हैं टायर्स में इन्हें बनाने के लिए। तो फर्स्ट जो हम एरियाज ले रहे हैं आपका हो गया केरला साउथ में, ठीक है ना, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, ठीक है। और आपके गारो हिल्स ऑफ मेघालय, मेघालय में आपकी हिल्स जो है ना गारो, खासी और जयंत है। तो फर्स्ट जो है गारो हिल्स, ये वो क्षेत्र हैं, ठीक है ना, जो आपके अच्छी तरह जाने जाते हैं या फिर यूँ कह लीजिए जिनके अंदर आपका रबर जो है वो लगाया जाता है, मतलब रबर ग्रोइंग एरियाज, ठीक है। और अगर 2010-11 के अकॉर्डिंगली तो इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोडक्शन, ठीक है। भारत है वो चौथा स्थान था 2010 और 11 के अकॉर्डिंग विश्व के अंदर किसके अंदर आपका बेटा रबर प्रोड्यूसर मतलब प्रोडक्शन के अंदर। अब देखिए हम विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि इन विच, या हम ये कह सकते हैं कि विच मटेरियल या विच आइटम्स, ठीक है ना, आर मेड अप ऑफ रबर, रबर से कौन कौन से उत्पाद जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो ऐसे आइटम्स विच आर मेड ऑफ रबर एंड आर यूज्ड बाय अस। तो देखिए बेटा आपका पाई डायग्राम में दे रखा है सबसे ज़्यादा ऑटो टायर 62.2%, ठीक है ना, ट्यूब्स के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके हो गए साइकिल के टायर्स में, कैमल बैग के अंदर मतलब उसका जो हम उसके ऊपर रखने के लिए, ठीक है ना, फुटवेयर्स के अंदर, बेल्ट्स एंड होसेस के अंदर, ठीक है ना, लेटेक्स फोम के अंदर, या आपके नेक्स्ट जो है डिप्ड गुड्स, मतलब इन सब के अंदर आपके रबर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके इस पाई डायग्राम में दे रखा है कि मोटर गाड़ी या टायर का कह लो, साइकिल का कह लो, ऊँट की काठी कह लो, जूते चप्पल कह लो, रबड़ की नली और पेटी कह लो, रबर फोम कह लो, या गद्देदार वस्तुएं, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, वो आइटम्स हो गए, उन आइटम्स के लिस्ट हो गए विच आर मेड ऑफ रबर एंड यूज्ड बाय अस, जिनका हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बेटा वी आर टेकिंग फाइबर क्रॉप्स, हिंदी में हो जाएगा आपका रेशेदार फसलें, जिनसे हमें रेशम मिलते हैं, ठीक है ना, मतलब जो मेन आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल हो गए वस्त्र उद्योग के लिए। तो देखिए कौन सी होगी, कॉटन, जूट, हम्प और नेचुरल सिल्क। कॉटन जो बेटा आपका कपास, जिसे यूनिवर्सल फाइबर भी कहा जाता है। जूट हो गया आपका पटसन, गोल्डन फाइबर, ठीक है ना, जिसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। हेम्प होता है बेटा आपका सन, ये सन भी देखते हैं, ठीक। नेचुरल सिल्क हो गया आपका प्राकृतिक रेशम, ठीक है। इनमें से आपके जो स्टार्टिंग के बेटा ये जो 3 है, फर्स्ट 3, ठीक है ना, कॉटन, जूट और बेटा आपका तीसरा हो गया हम। ये जो फर्स्ट आपके जो 3 हैं आर डेरिव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सोइल, जो कि फसलें लगाकर मतलब प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं। और जो लास्ट आपका जो 4th है नेचुरल सिल्क, प्राकृतिक रेशम जो है, ये एक अलग प्रोसेस है जिसके अंदर हम रेशम के जो कोकून्स हैं उनसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं बेटा आपका सिल्क वॉर्म रियरिंग का काम करते हैं, रेशम के कीड़े पालना, सिल्क वॉर्म रियरिंग ऑन मलबेरी ट्री। शहतूत के पेड़ों पर आपके रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, ठीक है। और रेशम के कीड़े उनका जो कोकून होता है उस कोकून से, मतलब जो आपका कोकून है उस कोकून से हम ऑब्टेन करते हैं आपके क्या ये सिल्क या आपका प्राकृतिक रेशम प्रोसेस। और ये जो तरीका है, ठीक है ना, सिल्क वॉर्म रियरिंग का या आप कह लो रेशम के कीड़े पालना, इसे हम कहते हैं बेटा क्या आपका सेरीकल्चर। ये ध्यान रखना आपको, मतलब कल्चर जो है ये आपके 3 हो गए इस चैप्टर में ना, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है। एक हमने किया था बेटा हॉर्टिकल्चर, बागवानी खेती, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फल और सब्जियों की खेती करना, ठीक। अब नेक्स्ट हो गया आपका 3rd सेरीकल्चर, ये आपका क्या हो गया सिल्क वॉर्म रियरिंग, जिसमें आपके रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और कोकून से आपका प्राकृतिक रेशम जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। तो ये आपका क्या सेरीकल्चर कहलाता है। ये एक अलग है जिसमें हम क्रॉप्स नहीं लगा रहे, ठीक है ना, इसमें बेटा हम नेचुरल सिल्क जो है फाइबर है परंतु इसमें हम क्रॉप्स नहीं लगा रहे हैं। स्टार्टिंग में जो 3 हैं इन्हीं में हम क्रॉप्स लगा रहे हैं, मतलब फसलें लगा रहे हैं और उसमें फाइबर को यूज़ कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होती है, ठीक है। अब देखिए हमें एक एक लेकर चलना है। आपका फर्स्ट लेंगे जो हम यूनिवर्सल फाइबर जो कह रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो इसका घर माना जाता है, होम ऑफ कॉटन प्लांट, ठीक है ना, कपास। बेटा जी कम टू द फर्स्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप, ठीक है ना, कपास की हम बात कर रहे थे, कॉटन की। इंडिया जो है बेटा है प्लेस 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है ना, दूसरा मुख्य उत्पादक है किसमें, कॉटन में। किसके बाद, आफ्टर चाइना, चीन के बाद दूसरा स्थान।
रखता है, मतलब कपास उत्पादन के अंदर भारत जो है वो दूसरा, ठीक है ना। और ये मैंने अभी बात की थी कि इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है। इसलिए वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आपका कॉटन। और जो हम जो सेकेंड लार्जेस्ट बात कर रहे हैं ये 2008 की बात कर रहे हैं, 2008 में, ठीक है। अब हमें देखना है इसकी ग्रोइंग कंडीशंस कि किन परिस्थितियों के अंदर आपका कपास जो है वो उत्पादित की जाती है या फिर आपकी लगाई जाती है। तो कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर, ठीक है ना, ड्रायर इन ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ दक्कन प्लेटू। दक्कन जो पठार है उस पठार के आपके जहाँ पर आपकी काली मृदा पाई जाती है, कपासी मृदा भी जिसे कहा जाता है, काली कपासी मृदा, उन भागों के अंदर अच्छी तरह लगाई जाती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सोइल है वो इसके लिए बेस्ट या अच्छी मानी जाती है, कौन सी, ब्लैक सोइल। और इसीलिए काली मृदा या ब्लैक सोइल को कॉटन ग्रोइंग सोइल भी कहा जाता है, ठीक है ना, कपास की मृदा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें देखना है कि कितना तापमान या इसको जरूरत होती है। तो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, ठीक है ना, मतलब उच्च तापमान की, ठीक है ना, हल्की बारिश या फिर सिंचाई सुविधाएं अवेलेबल हो जाए, ठीक है। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, 210 अंदाजा लगाइए आपके लगभग हो गए बेटा 7 या 8 मंथ, ठीक है ना। इसके हिसाब से 7, परंतु कंप्लीट अगर हम देखें तो इसे 6 से 8 महीने चाहिए, ठीक है। तो 210 दिन ऐसे होने चाहिए फ्रोस्ट फ्री, पाला रहे, जिसके अंदर पाला ना पड़ता हो, क्योंकि इसमें आपकी जो मॉइस्चर अगर उस वक्त ज़्यादा हो गया तो आपकी ये खराब हो जाएगी लास्ट में आके, ठीक है। तो आपकी इसमें क्या चाहिए, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ बेटा। और ये आपकी ये चीज़ है खरीफ ग्रोथ, मतलब आपके खरीफ सीजन के अंदर लगाया जाता है, यही सीजन है आपका किसका, कॉटन ग्रोइंग का, मतलब यू कैन से समर सीजन। ऑन सेटिंग ऑफ मानसून जो है वो आपका इसका मेन हो गया। तो आपकी ये कौन सी होगी, आपकी खरीफ क्रॉप होगी, ठीक है ना। और उसके साथ साथ रिक्वायर 6 to 8 मंथ्स टू मैच्योर, ठीक है ना, पकने के लिए 6 से 8 मतलब इतना समय इसके लिए चाहिए, अंतराल चाहिए। अब हमें देखना प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कि किन राज्यों के अंदर कपास लगाई जाती है। तो हमने बात की थी बेटा ब्लैक सोइल की ना, तो जहाँ काली मृदा होगी वहीं पर आपकी कपास लगाई जाएगी, तो ज़्यादा मेन वो रहेंगे। उसके अलावा भी कल्टीवेट की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉटन ग्रोइंग सोइल नहीं है, फिर भी हम कपास लगाते हैं। पर हम जब लार्ज प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेन आपकी वही है, सबसे मेन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, जिसमें आपका मालवा प्लेटू आता है, ठीक है ना, इसमें आपका सौराष्ट्र का पठार आता है। तो ये आपके हो गए मेन, ठीक। और आगे सॉरी मालवा प्लेटू यहाँ है बेटा, यहाँ आपका दक्कन, फिर आगे आ जाएगी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये तो मेन हो गया आपके ब्लैक के। उसके बाद नॉर्दर्न पार्ट में आ जाइए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई बेटा, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गई, जहाँ पर आपकी कपास जो है वो लगाई जाती है। नेक्स्ट पर आ जाओ बेटा जूट, ये हो गया आपका पटसन, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सुनहरे रंग का होता है। पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इवन सोइल भी बहुत फर्टाइल चाहिए, इतने फर्टाइल कि हर बार वो रिन्यू होती है, ठीक है ना। तो कौन सा देखिए आपकी, ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल ऑफ फ्लड प्लेन्स, बाढ़ के मैदानों के अंदर। बाढ़ के मैदान कौन से, जहाँ हर साल नदियाँ बाढ़ आती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स को फ्लो करके लाती है, ठीक है ना, फर्टाइल सोइल को लाती है और वहाँ डिपॉजिट कर देती है, मतलब रिन्यू करती है, नया करती रहती है उस मैदान को, ठीक है, एक नई लेयर लाती है और वहाँ डिपॉजिट करती है। तो उससे आपका कल्टीवेशन जो है उससे प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। तो मतलब इसको उपजाऊ मिट्टी की जरूरत है, ठीक है। तो ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल ऑफ फ्लड प्लेन्स, बाढ़ के मैदानों में की जाती है, कहाँ, जहाँ पर सोइल आर रिन्यूड एवरी ईयर, हर वर्ष मिट्टी जो है उसको नवीन बनाया जाता है, रिन्यू किया जाता है, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा, उन बाढ़ के मैदानों में, मतलब मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है ना। हाई इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग टाइम ऑफ ग्रोथ, पढ़ने के समय इसको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और बेटा टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है जूट की, क्योंकि इसको भी एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब वस्त्र उद्योग से है, टाइल्स में मत जाना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग, तो आपका जूट हो चाहे आपका कॉटन हो चाहे हेम्प, बहुत कम यूज़ किया जाता है, मेन आपका हुआ है वो आपका कॉटन, फिर आपका जूट, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल इसको यूज़ किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट होती है बेटा वहाँ पानी की, इसको निथारने के लिए, इसको साफ करने के लिए, मतलब प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है ना, जूट के लिए। इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी, और जूट ग्रोइंग एरियाज वहाँ होंगे जहाँ पर पानी बहुत अच्छा होगा, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, जहाँ इजीली वाटर मतलब आसपास नियरेस्ट एरिया में वाटर बॉडीज होंगी, ठीक है ना, पानी अवेलेबल जहाँ पर हो रहा है वहाँ होता है। तो इसमें हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग टाइम ऑफ ग्रोथ। फिर हम देख रहे हैं बेटे प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कौन कौन से राज्य है जहाँ पर आपके प्रोड्यूस की जाती है। तो ये सबसे मेन आपको याद रखना वेस्ट बंगाल, हुगली रिवर के कारण इंडस्ट्री भी आपकी मेन जो है वो वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। बिहार हो गया, उड़ीसा, असम एंड मेघालय, ये बेटा वो हो गया आपके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक।
अब जैसे आपकी कॉटन जो है वो वस्त्र में बनाने में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो बेटा आपकी ये भी, परंतु उससे ज़्यादा पटसन का जो इस्तेमाल है वो आपके बोरे या रस्सियाँ, मतलब रोप्स, या आपके मैट्स या आपके कारपेट्स, ठीक है ना, इनमें इस्तेमाल, या फिर आपके मैट्स, चटाइयाँ, ये बनाने के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। मतलब वैरायटी ऑफ जो आइटम्स या बहुत सारे जो आपके वस्तु या चीज़ें जो हैं वो इसकी बनाई जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गन्नी बैग्स, ठीक है ना, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर, ठीक है ना, कौन से आर्टफैक्ट्स, ऐसी ही सजावटी वाली जो चीज़ें वो भी आपके इससे बनाई जाती है। इवन ये भी आपकी जूट की बनी हुई है, जो मैंने इस वक्त साड़ी डाली हुई है, तो ये क्या आपके पटसन, ठीक। अब आपके पटसन जो है इसके लिए एक चैलेंज भी है, मतलब जूट के लिए, वो ये बेटा आपका आर्टिफिशियल फाइबर, जिसे आप सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल हो गए ना आपके, जो हम क्रॉप से ऑब्टेन कर रहे हैं ना, फसलें लगाकर। अब जो आपके आर्टिफिशियल फाइबर हैं वो आप उनमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो लोग उनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर चैलेंज या चुनौती होगी किसके लिए, आपके जूट के लिए, पटसन के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट हाई कॉस्ट और लो ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक नहीं चलता और कीमत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो सिंथेटिक फाइबर जो है बेटा वो आपका लंबे समय तक चलता है और लो कॉस्ट, कीमत कम होती है। तो लोग किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? उसी को ना जो कम कीमत पर मिलता है और लंबे समय तक चलता है। इसीलिए आपका नायलॉन, पॉलिस्टर या आपका टेरिकोट, ठीक है ना, ये जो है आपके, या रेयन, जो आपके सिंथेटिक फाइबर जो हैं, जिन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज मशीनों से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं। जैसे आज भी आप कोई भी मटेरियल मार्केट से लाते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो बांध कर रस्सी दी जाती है, आप गौर से देखिएगा, वो आपकी क्या, वही सिंथेटिक है, ठीक है। अब वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, आपको कट करना पड़ता है। इसके गन्नी बैग्स वगैरह वॉशेबल हैं, ठीक है ना, और वो कुछ समय बाद वो आपके ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए हाई कॉस्ट, लो ड्यूरेबिलिटी, ठीक है ना। और दूसरा कंपटीशन किसके साथ हो गया? सिंथेटिक फाइबर के कारण जूट जो है इसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब गवर्नमेंट जो है 2005 में पॉलिसी लेकर आए, जूट पॉलिसी, जिसके कारण अब उसने क्या, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किसानों को मोटिवेट किया, ठीक है ना, ताकि किसान जो है वो फिर से क्या, जूट प्रोडक्शन करें या पटसन की खेती करना शुरू करें और इसको इस्तेमाल करें। अब जैसे ही आपके प्लास्टिक पर बैन हो गया, ठीक है ना, या आपके बंद हो जाएंगे, तो बेटा हम इसी को ही वरीयता देंगे ना, हम पटसन से बनी चीज़ों को, उसी की गन्नी बैग्स, बाजार से भी हम कोई भी मटेरियल लेकर आ रहे हैं, सब्जी वगैरह या कुछ भी, तो हम उन्हीं बैग्स का इस्तेमाल करेंगे। या तो कपड़े के बने हुए, तो उसमें मेन प्रेफर, मतलब बोरे वगैरह भी जो बनते हैं या आपके गन्नी बैग से बनते हैं, तो उसमें आपका जूट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इसको मतलब इसकी प्राथमिकता इसको दे दी जाएगी और इसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके बेटे फाइबर क्रॉप्स थी।